हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय एजुकेशनल चैनल। आज के क्लास में मैं क्लास 12 के मैथ्स का रिलेशंस एंड फंक्शंस का लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहा हूं। इस लेक्चर में मैं रिलेशंस के टाइप्स, ट्रांजिटिव रिलेशन एंड इक्विवेलेंस रिलेशंस के बारे में डिस्कस करूंगा। प्रीवियस लेक्चर्स में आपने सिमेट्रिक रिलेशन एंड रिफ्लेक्सिव रिलेशंस के बारे में जाना। उम्मीद करता हूं कि आप उन सारे कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो हम यहाँ पर सबसे पहले आज ट्रांजिटिव रिलेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन भी सेल्फ में होता है, मतलब यह एक सेट से उसी सेट में होगा। तो यह आपको सबसे पहले याद रखना चाहिए। इट इज रिलेशन इन सेल्फ, इट इज रिलेशन इन सेल्फ। ठीक है, यह हमेशा एक सेट से उसी सेट में होता है। दूसरा बात को समझने के पहले हम यहाँ पर एक ऑर्डर पेयर का कुछ प्रॉपर्टी है जिसे हम यहाँ पे जान लेते हैं। अगर हम मान लेते हैं कि ऑर्डर पेयर ए बी का वैल्यू 3,6 है, तो यहाँ पे ए का वैल्यू 3 होगा और बी का वैल्यू 6 होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे ए का वैल्यू 3 होगा और बी का वैल्यू 6 होगा। तो अगर हम आपसे पूछें कि ऑर्डर पेयर बी सी का वैल्यू क्या होगा, तो डेफिनेटली आप बी के वैल्यू को जान चुके हैं, बट अभी भी सी का वैल्यू अननोन है। तो अगर हम पूछें ऑर्डर पेयर बी सी का वैल्यू क्या होगा, तो आप इसे स्टार्ट करेंगे 6 से और सी का कुछ भी वैल्यू आप यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमने ऑर्डर पेयर ए बी का वैल्यू 3, 6 रखा, तो ऑर्डर पेयर बी सी का वैल्यू 6, 7 होगा। मतलब यहाँ पे स्टार्टिंग जो फर्स्ट एंट्री होगा वह 6 को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि बी यहाँ पे फर्स्ट एंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है और बी का वैल्यू यहाँ पे 6 है। तो अगर ऑर्डर पेयर ए बी 3,6 है और अगर यहाँ पे ऑर्डर पेयर बी सी 6,7 है, तो यहाँ पे अगर हम आपसे पूछें कि ऑर्डर पेयर ए सी का वैल्यू कितना होगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ए का वैल्यू 3 है और सी का वैल्यू 7 है। तो ऑर्डर पेयर ए सी का वैल्यू 3,7 होगा। ठीक है, बस इसी चीज़ को यहाँ पर हमें जज करना है, टेस्ट करना है। ठीक है, एग्जामिनेशन करना है कि अगर ए बी बी सी है तो ए सी जो कि यहाँ पे हम निकाल सकेंगे और बताएंगे कि ए सी का वैल्यू क्या होगा। इसी पे इसका डेफिनेशन को बताया गया है। तो अब हम इसके डेफिनेशन को, इस बात को समझने के बाद यहाँ पर इसके डेफिनेशन को और आगे यहाँ पे देखते हैं। तो अब कंडीशन, तो पहला कंडीशन है कि यह एक रिलेशन होगा सेल्फ में। तो हम यहाँ पे लेट आर इज रिलेशन ऑन सेट पी। ठीक है, आर इज ए रिलेशन ऑन सेट पी, मतलब यह एक रिलेशन है जिसका नाम आर है और यह सेट पी से पी में ये डिफाइंड है। इसे हमने एज्यूम कर लिया समझने के लिए, एक एग्जांपल ले लिया। तो अब जो मेन कंडीशन है, मेन कंडीशन यह होना ही चाहिए, यह तो एकदम मस्ट है। ठीक ना, मेन कंडीशन क्या है कि अगर ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर। ठीक है, अगर ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी टाइप का कोई भी एलिमेंट रिलेशन आर में है एंड उसी समय अगर ऑर्डर पेयर बी सी बी कॉमा सी यह भी रिलेशन आर के अंडर है, मतलब एक ही समय पे अगर ऑर्डर पेयर ए बी टाइप का एलिमेंट रिलेशन आर में है और ऑर्डर पेयर बी कॉमा सी टाइप का एलिमेंट भी रिलेशन आर में है, तो देन ऑर्डर पेयर ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर मस्ट होल्ड्स। तो ऑर्डर पेयर ए कॉमा सी भी उसी समय उस रिलेशन आर के अंदर होना ही चाहिए। ठीक है, यह इसका मेन कंडीशन है कि अगर आपने ए बी और बी सी रिलेशन आर के अंदर देख लिया तो आपको उस रिलेशन के अंदर ए कॉमा सी टाइप का एलिमेंट दिखना ही चाहिए, तभी जाके यह रिलेशन ट्रांजिटिव हो पाएगा। ठीक है, मतलब किसी भी दो पेयर को अगर हम देखते हैं इस तरह के हैं, तो इस तरह का ऑर्डर पेयर उस रिलेशन आर के अंदर इस दोनों ऑर्डर पेयर के लिए दिखना ही चाहिए, तभी जाके वह रिलेशन ट्रांजिटिव होगा।
एक एग्जांपल लेते हैं तो हमें यह और भी अच्छी तरह से समझ में आ पाएगा। तो यहाँ पे चूँकि हमने सेट को P से रिप्रेजेंट किया है, तो लेट P के इनसाइड हम मान लेते हैं 1 2 3, यह 3 एलिमेंट है, ठीक है। और एक रिलेशन हम लेते हैं R के अंदर हम मान लेते हैं 1 2 2 3 एंड 1 3। उसके बाद हम ले लेते हैं 3 2 एंड 3 3, ठीक है। अब इस रिलेशन को हमें यहाँ पे जज करके बताना है कि यह ट्रांजिटिव रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है या नहीं करता है। तो हमें देखना है हर बार कि अगर हमें AB दिख रहा है और BC दिख रहा है तो हमें वहाँ पर AC चाहिए ही चाहिए। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये AB ऑर्डर पेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ऑर्डर पेयर AB का वैल्यू 1 2 है, तो यहाँ पे BC का वैल्यू स्टार्ट होगा 2 से। तो जो भी ऑर्डर पेयर 2 से स्टार्ट होगा वो ऑर्डर पेयर BC का वैल्यू हो जाएगा। तो देयरफॉर यहाँ पे BC का वैल्यू, ऑर्डर पेयर BC का वैल्यू 2 3 होगा, ठीक है। ये ऑर्डर पेयर AB का वैल्यू हो गया और ये ऑर्डर पेयर BC का वैल्यू हो गया। तो डेफिनेशन बोलता है कि अगर AB है BC है तो हमें AC चाहिए, तो AC का वैल्यू हमारे पास हो जाएगा 1 3। तो इस पेयर के लिए हमारे पास AC का वैल्यू हो जाएगा 1 3। तो हमें इस रिलेशन के अंदर 1 3 ढूंढना है। तो आप देख सकते हैं 1 3 यहीं पे जस्ट इन दोनों के बगल में ही यहाँ पे दिख रहा है। तो इस ऑर्डर पेयर के लिए हमने AB BC है तो AC हमने ढूंढ के निकाल लिया, तो यह इसमें पास हो चुका है। अब फिर से यहाँ पे कोई भी दूसरा एग्जाम्पल, इसी के अंदर कोई भी दूसरा ऑर्डर पेयर फिर से AB और BC यहाँ पे हो जाएगा, तो उसका भी हमें चेक कर लेना है। तो इन दोनों का तो यह यहाँ पर पास हो चुका है। अब अगर यहाँ पे देख सकते हैं यह AB है तो इसका एंड 3 से हो रहा है, तो अब जिसका स्टार्ट 3 से हो जाएगा वह BC हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे यह 3 से स्टार्ट हो रहा है, तो यह AB मतलब यह न्यू ऑर्डर पेयर AB का वैल्यू है और यह न्यू ऑर्डर पेयर BC का वैल्यू है। तो जिसका यहाँ पर इसका यहाँ पे AC 2 2 होगा, ठीक है। तो 2 2 होगा, इस रिलेशन को हम R1 नाम दे देते हैं, ठीक है। इस रिलेशन को हम R1 नाम दे देते हैं। तो यह अगर AB है तो यह BC है, इसका ऑर्डर पेयर AC 2 2 जो कि यहाँ पर नहीं दिख रहा है। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि अगर AB का वैल्यू 2 3 एंड BC का वैल्यू 3 2, देन AC का वैल्यू यहाँ पे 2 2 डज नॉट बिलोंग्स टू R1, ठीक है। तो इस पेयर के लिए, इस नया AB और BC के लिए AC यहाँ पर इस रिलेशन R के अंडर नहीं है, तो इसलिए यह ट्रांजिटिव रिलेशन यह नहीं होगा, ठीक है। 2 3 3 2 है, बट इस पेयर का 2 2 इसके अंदर नहीं दिख रहा है, इसलिए यह रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा। और आगे हमें चेक करने से कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि आगे किसी पेयर के लिए अगर AB है BC है AC नहीं है कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एक भी अगर ऐसा पेयर हमें मिल जाता है इस रिलेशन R के अंदर की, अगर AB है BC है और उसका AC नहीं है तो वह रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा। हम आगे इसमें किसी भी तरह के प्रोसेस को आगे नहीं बढ़ाएंगे, यहीं पे हम अपना सारा जो प्रोसेस है स्टॉप करके उसे डिक्लेयर कर देंगे कि इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। अब एक दूसरा रिलेशन R2 लेते हैं और उसे चेक करते हैं यह ट्रांजिटिव है या नहीं है। टू 3 3 1 1 1 एंड 3 3, ठीक है। इसके ट्रांजिटिव होने के लिए हमें फिर से एक बार इसके अंदर देखना होगा कि वो जितने भी ऑर्डर पेयर AB BC हैं उनका AC यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यह 2 3 यह ऑर्डर पेयर AB को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 3 1 यह ऑर्डर पेयर BC को रिप्रेजेंट करेगा और इसका AC 2 1 होगा, ठीक है। तो इसका AC 2 1 इसके अंदर दिखना चाहिए। तो हम कह सकते हैं हियर ऑर्डर पेयर AB 2 3 एंड ऑर्डर पेयर BC 3 1, बट
ऑर्डर पेयर AC इक्वल्स टू 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू R2। ऑर्डर पेयर 2,1 चूँकि AB BC है तो हमें AC दिखना ही चाहिए। यहाँ पे 2,1 इस रिलेशन R2 के अंदर नहीं दिख रहा है, तो यह भी ट्रांजिटिव नहीं होगा और इसका आगे का कोई भी हमें प्रोसेसिंग नहीं करने जाना है। ठीक है, एक तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। वन कॉमा टू, 2,3, 1,3 एंड 2,2। ठीक है, यह एक रिलेशन है R3 जो कि सेट P पर डिफाइंड है, मतलब सेट P से सेट P में डिफाइंड है। तो हम यहाँ पर फिर से ऑर्डर पेयर AB, ऑर्डर पेयर BC एंड ऑर्डर पेयर AC इस कंडीशन के लिए इसे चेक करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं यह ऑर्डर पेयर AB का वैल्यू हो गया, क्योंकि यह 1,2 दो डिफरेंट एलिमेंट हैं तो यह ऑर्डर पेयर AB का वैल्यू हो गया। B यहाँ पर 2 है और 2 से जस्ट यहाँ पर एलिमेंट स्टार्ट हो रहा है, तो यह आपका ऑर्डर पेयर BC का वैल्यू हो गया। तो इस AB एंड BC के लिए यहाँ पे AC 1,3 होगा, तो 1,3 हमें जस्ट इन दोनों के बगल में ही दिख चुका है। तो यहाँ पे यह अगर AB है या BC है तो यह इसका AC, जिसको यह जस्टिफाई कर रहा है। ठीक है, तो यह दो के लिए हमें, मतलब यह दो AB एंड BC के लिए हमें AC मिल गया। अब हम नए ऑर्डर पेयर AB की तरफ बढ़ते हैं। तो अगर हम इसे ऑर्डर पेयर AB एज्यूम करते हैं तो इसका एंडिंग 3 से हो रहा है, तो अब जिसका 3 से स्टार्ट होगा वह BC को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसके आगे पीछे देखने पे हमें पता चलता है कि किसी भी ऑर्डर पेयर में 3 से स्टार्ट होने वाला ऑर्डर पेयर नहीं है। तो यहाँ पर यह AB हो गया, बट इसका BC यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो इसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम बात को आगे बढ़ाएंगे, मतलब अगले एलिमेंट के लिए स्किप करेंगे, फिर हम देखेंगे उस ऑर्डर पेयर को अगर हम AB एज्यूम करते हैं, जैसे 1,3 को अगर हम AB एज्यूम करते हैं तो इसका एंड 3 से हो रहा है। तो आपको देखना है किसी का स्टार्ट अगर 3 से हो रहा है तो फिर से यहाँ पर वह BC का वैल्यू होगा, तो BC का वैल्यू होगा, नया ऑर्डर पेयर BC का वैल्यू होगा। बट यहाँ पे इसके आगे पीछे देखने पे किसी भी ऑर्डर पेयर के अंदर 3 से स्टार्टिंग नहीं दिख रहा है। तो इसके साथ भी यहाँ पे अगर यह AB है तो इसके BC को यहाँ पर नहीं दिखाया गया है, यानी कि इसके करस्पॉन्डिंग BC के वैल्यू को यहाँ पर कोई भी ऑर्डर पेयर रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। तो इसके साथ यहाँ पर AB एंड BC एंड AC का कंडीशन नहीं लगेगा। लास्ट एलिमेंट की तरफ बढ़ते हैं। अगर ये ऑर्डर पेयर AB को रिप्रेजेंट कर रहा है तो यहाँ पे एंड 2 से हो रहा है। अब किसी का अगर स्टार्ट हो रहा है 2 से, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है यह स्टार्टिंग हो रहा है 2 से। ठीक है, तो यह अगर AB होगा तो यह BC हो जाएगा, तो यह AB BC, तो AC का वैल्यू हो जाएगा आपका 2, 3। तो 2,3 यह ऑर्डर पेयर यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, तो इस नया ऑर्डर पेयर AB, नया ऑर्डर पेयर BC के लिए यही AC हो गया। तो इस तरह से हमने सारे ऑर्डर पेयर AB, ऑर्डर पेयर BC अगर R3 के अंदर दिख रहा है तो उसका करस्पॉन्डिंग ऑर्डर पेयर AC इस R3 के अंदर दिख रहा है। इसे चेक किया और यह उसमें पूरी तरह से जस्टिफाइड पाया गया। तो इस तरह से यह रिलेशन R3 यह ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, आप समझ चुके होंगे। अब एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे R4 1, 1, 2, 2, 3, 3। ठीक है, तो क्या यह रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर हम इसको AB मानेंगे तो इसका एंड 1 से हो रहा है, किसी का स्टार्टिंग हमारे पास 1 से नहीं हो रहा है। तो इसके साथ यहाँ पर ऑर्डर पेयर AB, BC और AC का कोई भी यहाँ पर मतलब नहीं निकलता है। उसी तरह से यह भी इसका एंड 2 से हो रहा है और किसी का स्टार्ट यहाँ पर 3 से नहीं हो रहा है, तो इसका भी कोई मतलब यहाँ पे ऑर्डर पेयर AB और BC के लिए नहीं निकलता है। सेम चीज़ ऑर्डर पेयर 3,3 के लिए होगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर डेफिनेशन बोलता है कि अगर AB है ऑर्डर पेयर और BC है ऑर्डर पेयर R के अंदर,
तो आपको उसी समय AC होना चाहिए। मात्र ये कंडीशन है, ये नहीं बोलता है कि अगर आपका AB नहीं है, AB है और BC नहीं है तो AC होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर यह डेफिनेशन के कंडीशंस को यहाँ पर जस्टिफाई कर रहा है कि अगर AB होगा, BC होगा, तब जाके हम AC को ढूंढेंगे। तो यहाँ पे यह AB है, इसका BC नहीं है, मतलब 1 1 अगर AB है तो 1 से स्टार्टिंग अगर किसी के पास यहाँ पे एलिमेंट होता है तो वह BC होता है, बट यह AB है तो यहाँ पर BC नहीं है, तो इसका हम AC है या नहीं है उसे कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो इस तरह से यह ट्रांजिटिव को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और यह एक आइडेंटिटी रिलेशन भी है। तो आप समझ चुके होंगे कि ट्रांजिटिव के लिए हमें मात्र देखना है कि अगर AB है, BC है तो वहाँ पर AC होना चाहिए, ये चेक करना है। ठीक है, यह एक ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। ओके, आपको नोट करके याद रखना है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन, जिस तरह से आइडेंटिटी रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन सिमेट्रिक होता था, रिफ्लेक्सिव होता था, उसी तरह से यहाँ पे यह रिलेशन यानी कि आइडेंटिटी रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन, यह दोनों रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन भी होगा। आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन ऑन सेट P, या कोई भी सेट, चूँकि जानते हैं ये दोनों सेल्फ में होता है, ऑन सेट P आर ऑलवेज ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, यह दोनों रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हुआ करता था और सिमेट्रिक भी हुआ करता था। आइए अब कुछ और एग्जाम्पल को हम यहाँ पर देखते हैं, जो कि वर्ड प्रॉब्लम के एग्जाम्पल के तरह होंगे। तो हम इसमें पहला क्वेश्चन लेते हैं। सेट A है, सेट A ऑल एलिमेंट ऑफ X वेयर X इज नेचुरल नंबर। ठीक है, यह सेट A के वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड R इज रिलेशन ऑन A। यहाँ पे एक रिलेशन है जिसका नाम R है और यह सेट A से सेट A में डिफाइंड है और यह R का डिस्क्रिप्शन है, इस रिलेशन R का डिस्क्रिप्शन है। ऑर्डर पर AB, इसका सारा एलिमेंट अगर है तो A लेस देन इक्वल्स टू B। ठीक है, A लेस देन इक्वल्स टू B। तो हमें यहाँ पर चेक करना है कि यह रिलेशन, यह जो रिलेशन है जो कि नेचुरल नंबर में है, ठीक है, यानी कि सेट A पे डिफाइंड है। सेट A का चूँकि यहाँ पे सारा एलिमेंट क्या है, नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें यहाँ पे पता करना है कि यह रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन है या नहीं है। इज इट ट्रांजिटिव? ठीक है, तो सबसे पहले A के वैल्यू को अगर हम देखेंगे तो 1 2 3 नेचुरल नंबर, चूँकि इस A के बारे में कहा गया है कि ऑल एलिमेंट ऑफ X वेयर X बिलोंग्स टू सेट N मीन्स नेचुरल नंबर। तो A का, सेट A का यह रोस्टर फॉर्म हो गया। अब यहाँ पे ट्रांजिटिव रिलेशन है या नहीं है, इसके लिए जो ट्रांजिटिव रिलेशन के कंडीशंस बताए गए थे उसको हमें यहाँ पर लेट करके उसे आगे चल के जस्टिफाई करना होगा कि यह हमारा जो एजम्पशन है वह ट्रू है या फॉल्स है। क्योंकि यहाँ पर अगर हम रिलेशन R के वैल्यू को निकालने लगेंगे तो इसके अंदर इतने सारे एलिमेंट हो जाएंगे कि इंडिविजुअली उसे चेक कर पाना पॉसिबल नहीं होगा। तो हम यहाँ पर एज जनरल प्रूफ देंगे। तो लेट ऑर्डर पेयर AB बिलोंग्स टू R एंड ऑर्डर पेयर BC B, C बिलोंग्स टू R। ठीक है, हमने यहाँ पे एज्यूम कर लिया कि ऑर्डर पेयर AB टाइप का एलिमेंट रिलेशन R में है एंड ऑर्डर पेयर B, C भी इस टाइप का एलिमेंट रिलेशन R के अंडर है। तो डेफिनेशन बोलता है कि अगर ऑर्डर पेयर AB R में है, ऑर्डर पेयर BC R में है, तो आपको हमेशा इस कंडीशन में ऑर्डर पेयर AC R में होना ही चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर इस एजम्पशन को लेकर आगे बढ़ते हैं और अगर हमें ऑर्डर पेयर A, C
इस रिलेशन आर के इनसाइड मिल जाता है। तो यहाँ पर यह एजम्पशन जो हमने यहाँ पे एज्यूम किया है वह ट्रू हो जाएगा और यह रिलेशन ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो सिंस हमने एज्यूम किया है ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी बिलोंग टू आर, तो यहाँ पे रिलेशन के अंदर यहाँ पे बताया गया है कि अगर कोई भी ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी रिलेशन आर के अंदर है तो यहाँ पे ए लेस देन इक्वल्स टू बी, यह उन दोनों के बीच रिलेशन होगा। तो यहाँ पे ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी, ठीक है, यह हमें रिजल्ट मिलेगा अगर ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी रिलेशन आर के अंदर है, अकॉर्डिंग टू यहाँ पे जो आर का डेफिनेशन दिया गया है उसके अकॉर्डिंगली। इसे हमने इक्वेशन फर्स्ट एज्यूम कर लिया। अब यहाँ पे बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, इसे भी हमने यहाँ पे एज्यूम करके रखा है। तो एज बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, इससे हमें फिर से एक बार बी इज लेस देन इक्वल्स टू सी, ठीक है, यह दूसरा रिजल्ट यहाँ पे हमें मिला है, ठीक है। अब फ्रॉम 1 and 2 सिंस ए लेस देन इक्वल्स टू बी एंड बी लेस देन इक्वल्स टू सी, ए लेस देन इक्वल्स टू बी है एंड बी लेस देन इक्वल्स टू सी है, तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे ए लेस देन इक्वल्स टू सी होगा। किस तरह से, चूँकि यहाँ पे अगर हम आपको समझाएंगे फिगर से, हालांकि ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे ए जो है वह बी से छोटा है। तो अगर हम ये ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं और ये सी मानते हैं, तो यहाँ पे बी सी से छोटा है। तो आप देख सकते हैं ए का हाइट सी से छोटा है, मतलब ए सी से छोटा होगा, ठीक है, या ए बी के इक्वल है और बी सी के इक्वल है तो ए बी सी आपस में इक्वल होगा, ठीक है। इस तरह के बात आप क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। ए लेस देन इक्वल्स टू बी है एंड बी लेस देन इक्वल्स टू सी है, तो यहाँ पे देयरफॉर ए लेस देन इक्वल्स टू सी होगा, ठीक है। यह इन दोनों के कॉन्सिक्वेंस के कारण यहाँ पे हमें ये रिजल्ट मिला है, ठीक है। अब ए लेस देन इक्वल्स टू सी, यह रिजल्ट हमारे सामने है। तो अगर ए लेस देन इक्वल्स टू बी है तो ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी रिलेशन आर के अंदर दिखेगा। तो इसी चीज़ को अगर हम लॉजिकली यहाँ पे पूछेंगे कि अगर ए लेस देन इक्वल्स टू सी, यहाँ पे इस यह रिजल्ट हमें ऑब्टेंड मिला, मतलब ऑब्टेंड हुआ है, तो देयरफॉर ऑर्डर पेयर ए कॉमा सी रिलेशन आर के अंदर होगा, ठीक है। ए लेस देन इक्वल्स टू सी है, इसलिए ऑर्डर पेयर ए कॉमा सी इस रिलेशन आर के अंदर हमें यहाँ पे मिलेगा। तो हमने यहाँ पे लेट किया था ए कॉमा बी ऑर्डर पेयर बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन आर। तो हमें यहाँ पर ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, यहाँ पर लॉजिकली हमने यहाँ पे पता किया, तो हमें यहाँ पे ऑर्डर पेयर ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर यह हमें ऑब्टेंड हुआ। हेंस इट इज़ ट्रांजिटिव। तो यह रिलेशन यहाँ पर ट्रांजिटिव रिलेशन पाया गया, ठीक है। इस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग जनरल प्रूफ मेथड बोलते हैं। मतलब हमने यहाँ पर किसी भी एलिमेंट को टच नहीं किया, किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट को हम यहाँ पर लेकर आगे नहीं बढ़े, बल्कि हमने यहाँ पे आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेट किया और हमने जो रिजल्ट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन मिलना चाहिए था वो रिजल्ट हमें अल्टीमेटली यहाँ पे ऑब्टेंड हुआ, ठीक है। तो इस तरह के प्रूफ को, जिसमें हम एक भी एलिमेंट को शामिल नहीं करते हैं सॉल्यूशन में, इस तरह के प्रूफ को जनरल प्रूफ कहा जाता है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन जनरल प्रूफ से ही बनते हैं। और ये सारा प्रूफ, सारा सॉल्यूशन में आप देख सकते हैं कहीं पर भी किसी भी तरह का कैलकुलेशन नहीं हुआ है, किसी भी तरह का कैलकुलेशन नहीं हुआ है। यह एक लॉजिकल सॉल्यूशन कहलाता है, ठीक है। अगले एग्जाम्पल में हम इसे और भी अच्छी तरह से समझेंगे कि लॉजिकल सॉल्यूशन या एनालिटिकल सॉल्यूशन क्या होता है। क्वेश्चन है R is relation on T, R is relation on T। T के बारे में कहा गया है X P, P is a triangle in the plane
टी के बारे में कहा गया कि इसके अंदर का जो भी एलिमेंट है पी, वह पी ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करता है एक प्लेन में, ठीक है। एंड आर, पी कॉमा क्यू, पी इज सिमिलर टू क्यू, ठीक है। आर के अंदर जो भी ऑर्डर पेयर पी एंड क्यू है वह पी और क्यू सेट टी से वैल्यू अपना लेगा, मतलब दोनों ट्रायंगल होगा। और यही दो ऑर्डर पेयर इस आर के अंदर होंगे जब वह पी, मतलब ट्रायंगल जिसका नाम पी है और ट्रायंगल जिसका नाम क्यू है वो दोनों सिमिलर होंगे, ठीक है। तो इज इट ट्रांजिटिव, हमें चेक करना है यहाँ पर यह रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो फिर से हम यहाँ पर इसे जनरल प्रूफ के तौर पे यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे। तो लेट P कॉमा Q बिलोंग्स टू R एंड Q कॉमा M बिलोंग्स टू R फॉर ऑल P Q M बिलोंग्स टू सेट T, ठीक है। हमने यहाँ पे लेट कर लिया कि ऑर्डर पेयर P कॉमा Q रिलेशन R के इनसाइड हैं एंड ऑर्डर पेयर Q कॉमा M भी रिलेशन R के इनसाइड हैं। यहाँ पे P, Q एंड M ये तीन अलग टाइप के एलिमेंट जो हैं वो सेट T से अपना वैल्यू ले रहा है और ऑफकोर्स सेट T के अंडर जो भी एलिमेंट है वह ट्रायंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब यहाँ पे P, Q, M यह ट्रायंगल है जो सेट T से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो हमने लेट कर लिया है P कॉमा Q R में है, Q कॉमा M R में है। अब इन दोनों एजम्पशन से अगर हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे रिजल्ट को लेकर और अल्टीमेटली अगर हमें P कॉमा M R में मिल जाता है तो हमारा रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। तो सिंस P कॉमा Q ऑर्डर पेयर बिलोंग्स टू R, देयरफॉर P इज सिमिलर टू Q। क्योंकि अगर ऑर्डर पेयर P कॉमा Q रिलेशन R में है तो रिलेशन यहाँ पे कहा गया है कि यह दोनों ऑर्डर पेयर इस रिलेशन R के अंडर तभी होंगे जब P एंड Q यानी कि यह दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे। तो देयरफॉर P इज सिमिलर टू Q, P इज सिमिलर टू Q। तो इसे हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिख सकते हैं, P या सिमिलरिटी का सिंबल है Q। फिर अगेन Q कॉमा M ऑर्डर पेयर बिलोंग्स टू R, तो सिंस Q कॉमा M बिलोंग्स टू R तो देयरफॉर हमारा स्टेटमेंट यहाँ पे फॉर्म होगा Q इज सिमिलर टू M। दैट इज हम कह सकते हैं Q सिंबॉलिक फॉर्म में Q इज सिमिलर टू M, ठीक है। अब फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 ट्रायंगल P ट्रायंगल Q के सिमिलर है, ट्रायंगल Q ट्रायंगल M के सिमिलर है। तो यहाँ पे P एंड M भी सिमिलर होगा। आपने क्लास 10th के ज्योमेट्री में ये सब पढ़ा है, स्टडी किया है। तो देयरफॉर P इज सिमिलर टू M, दैट इज ट्रायंगल P इज सिमिलर टू M। अब P इज सिमिलर टू M यानी कि अगर P इज सिमिलर टू Q तो ऑर्डर पेयर P कॉमा Q इस R में होगा। अगर हम इस स्टेटमेंट को रिवर्स से पढ़ें, रिवर्स से यहाँ पे जानना चाहें कि अगर P इज सिमिलर टू Q है तो वह कौन सा ऑर्डर पेयर R में होगा, तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा P कॉमा Q ऑर्डर पेयर R में होगा। उसी तरह से अगर हमें यहाँ पर P इज सिमिलर टू M है तो देयरफॉर हमारे पास जो ऑर्डर पेयर रिलेशन R में होगा P कॉमा M बिलोंग्स टू रिलेशन R, ठीक है। तो हमने P कॉमा Q R में, Q कॉमा M ऑर्डर पेयर R में लेट किया था और हमें अल्टीमेटली यह रिजल्ट मिला। हमारे पास यह रिजल्ट हमारे सामने मिल रहा है कि ऑर्डर पेयर P कॉमा M बिलोंग्स टू R, देयरफॉर इट इज ट्रांजिटिव। यह रिलेशन भी ट्रांजिटिव होगा यहाँ पर, ठीक है। और एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं जिसमें हम मान लेते हैं D, सेट ऑफ ऑल
द मैन लिव्स in a particular society at a particular time, ठीक है। सेट डी रिप्रेजेंट करता है ऑल द मैन, मैं पर्सन नहीं बोल रहा, सिर्फ मैन मतलब फीमेल पर्सन्स के बारे में कहा गया है कि जो एक पर्टिकुलर सोसाइटी में एक पर्टिकुलर टाइम पे वहाँ पे रहते हैं, ठीक है। एंड आर इज रिलेशन ऑन सेट डी, आर इज रिलेशन ऑन सेट डी। एंड आर का डिस्क्रिप्शन है एक्स कॉमा वाई, एक्स इज फादर ऑफ वाई, इज इट ट्रांजिटिव। हमें यहाँ पे पता करना है कि क्या यह रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं है, ठीक है। तो हम लेट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू सेट डी। हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं कि ऑर्डर पेयर एक्स वाई आर में है एंड ऑर्डर पेयर वाई कॉमा जेड भी रिलेशन आर में है। यहाँ पे एक्स वाई जेड ये सारे मैन हैं जो कि इस सेट डी से बिलोंग करते हैं। अब सिंस एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, तो देयरफॉर यहाँ पर अगर ऑर्डर पेयर एक्स कॉमा वाई रिलेशन आर में है तो हमारा स्टेटमेंट बनेगा एक्स इज फादर ऑफ वाई, देयरफॉर एक्स इज फादर ऑफ वाई। इसे हम इक्वेशन 1 लेट कर लेते हैं। ऑल्सो यहाँ पे वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर, वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर, तो हमारा स्टेटमेंट बनेगा वाई इज फादर ऑफ जेड, ठीक है। अब एक्स फादर है वाई का और वाई फादर है जेड का, तो इस तरह से एक्स जानते हैं जो कि मैन है, वाई भी मैन है और जेड भी मैन है। तो एक्स फादर है वाई का, वाई फादर है जेड का, तो एक्स ग्रैंड फादर होगा जेड का। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 एक्स इज ग्रैंड फादर ऑफ जेड, जो कि जानते हैं एक्स वाई का फादर है, मतलब यहाँ पे वाई फिर से जेड का फादर है, तो एक्स जो है वह जेड का फादर नहीं होगा बल्कि एक्स जेड का ग्रैंड फादर होगा। तो एक्स इज ग्रैंड फादर ऑफ जेड, ठीक है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं देयरफॉर एक्स इज नॉट फादर ऑफ जेड, मतलब एक्स ग्रैंड फादर है जेड का, तो इस तरह से एक्स जेड का फादर तो नहीं होगा, तो हमने यहाँ पे लिखा है एक्स इज नॉट फादर ऑफ जेड। तो एक्स इज अगर फादर ऑफ जेड अगर होता तो एक्स कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर हम लिख पाते, लेकिन यहाँ पे एक्स इज नॉट फादर ऑफ जेड है, तो देयरफॉर एक्स कॉमा जेड ऑर्डर पेयर डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पे हमने अगर एक्स कॉमा वाई आर में और वाई कॉमा जेड आर में ऐसा है लेट किया, लेकिन इससे हमारा रिजल्ट यहाँ पे एक्स कॉमा जेड डज नॉट बिलोंग्स टू आर, यह रिजल्ट यहाँ पर आया लॉजिकली। तो देयरफॉर एक्स कॉमा जेड अगर रिलेशन आर में आता तो यह रिलेशन ट्रांजिटिव हो जाता है, बट यहाँ पे एक्स कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर नॉट नहीं है, देयरफॉर इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव। यह रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, अगले क्लास में हम इक्विवेलेंस रिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।